हेलो एवरीवन, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड, जैसा कि आप थंबनेल पे देख ही चुके हो, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो मैंने आपको आगामी एचपीजीटीसी कमीशन, एसआई कंडक्टर, जेओआईटी पोस्ट कोड 965, पंचायत ऑडिटर, पटवारी और वेरियस एग्ज़ाम जो आने वाले समय में कंडक्ट किए जाने हैं, उन सभी एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन जो होंगे वो आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो फ्रेंड्स, आपने करना क्या है, इन क्वेश्चंस के शॉर्ट फॉर्म में नोट से ज़रूर बना लेने हैं, क्योंकि रिवीजन के टाइम ये क्वेश्चंस आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें और नोटिफिकेशन ऑन कर दें, ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो। इंस्टाग्राम आईडी का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। इसमें बोला गया है कि भारत का पहला मुस्लिम हमलावर कौन था? द फर्स्ट मुस्लिम इन्वेडर ऑफ इंडिया वाज। तो भारत पर आक्रमण करने वाला जो पहला मुस्लिम शासक था वो कौन था? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 64 का जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर डी है, मोहम्मद बिन कासिम जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अब इसको थोड़ा डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। तो मोहम्मद बिन कासिम जो था वो भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम था। वे अरब से था। वे अरब से था जिसने सिंध व जिसने सिंध व मुल्तान को 712 ईस्वी में जीत लिया था। ये आपने याद रखना है। वे कहाँ से था? वे अरब से था। अरब से था और उसने 712 ईस्वी में सिंध व मुल्तान को जीत लिया था। उस समय सिंध का जो शासक था वे ब्राह्मण वंशी राजा दाहिर था, जब उसने सिंध को जीत लिया था। भारत पर प्रथम तुर्क आक्रमण जो था वो 986 ईस्वी में गजनी के शासक सुबुक्तगीन ने किया था। ये भी आपने याद रखना है। तो भारत पर आक्रमण करने वाला जो पहला हमलावर था, पहला मुस्लिम आक्रमण करने वाला कौन था? वे मोहम्मद बिन कासिम था। अरब से था। उसने सिंध व मुल्तान को 712 ईस्वी में जीत लिया था। ये भी आपने याद रखना है। उसके बाद हम बात करते हैं मोहम्मद गौरी के बारे में। तो मोहम्मद गौरी के भारत पर आक्रमण का जो उद्देश्य था वे भारत में मुस्लिम राज्य की स्थापना करना था। मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच दो लड़ाइयाँ हुई। कौन कौन सी हुई थी? वो तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था 1191 में, जिसमें मोहम्मद गौरी की हार हुई थी, पराजय हुई थी। तराइन का दूसरा युद्ध जो था वो 1192 में हुआ था, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की पराजय हुई थी। ये भी आपने याद रखना है। इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन जो है वो पूछ लिया जाता है। उसी तरह तराइन के दूसरे युद्ध के बाद मोहम्मद गौरी ने दिल्ली और अजमेर पर कब्जा कर भारत में मुस्लिम साम्राज्य की नींव डाली थी। मोहम्मद गौरी को ही मोहम्मद गौरी को ही भारत में मुस्लिम साम्राज्य का संस्थापक जो है वो माना जाता है। ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अगले प्रश्न में बोला गया है कि नौरोज प्रवर्तित किया गया था। तो नौरोज वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो नौरोज क्या, पहले तो आपको पता होना चाहिए कि नौरोज है क्या। तो नौरोज जो था ये पारसी नववर्ष की शुरुआत पर मनाए जाने वाले उत्सव है। ये आपने याद रखना है। नौरोज क्या है? ये पारसी नववर्ष की शुरुआत पर मनाया जाने वाला ये एक उत्सव है। बलबन ने इसकी भारत में शुरुआत की थी। ये आपने याद रखना है। तो आपको पता होना चाहिए नौरोज क्या है। नौरोज जो है वो एक पारसी नववर्ष की शुरुआत पर मनाया जाने वाला एक उत्सव है, जिसकी जो शुरुआत थी वे भारत में बलबन ने की थी। बात करते हैं बलबन के बारे में, डिस्कस कर लेते हैं। ये गुलाम वंश का शासक था। बलबन जो था, बलबन ने अपने विरोधियों की समाप्ति के लिए लौ एवं रक्त की नीति, यानी कि खून का बदला खून की नीति का अनुपालन किया था। बलबन ने गद्दी पर बैठते ही चालीसा को नष्ट कर दिया था। ये भी आपने याद रखना है। बलबन ने राज्य में दैवीय राजत्व का सिद्धांत जो था वो प्रतिपादित किया था। इसके अनुसार बलबन ने अपने आप को नियाबत ए खुदाई अर्थात ईश्वर का प्रतिनिधि तथा जिले ए इलाही अर्थात ईश्वर की छाया बताया था। ये भी आपने याद रखना है। और बलबन ने पारसी नववर्ष की शुरुआत पर मनाए जाने वाला उत्सव नौरोज की जो था वो इसकी भारत में शुरुआत की थी। और बलबन के दरबार में फ़ारसी के प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो और अमीर हसन जो थे वो रहते थे। एक बात आपने और याद रखनी है बलबन के बारे में। तो
सुल्तान की प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए बलबन ने दरबार में सिजदा यानी कि घुटनों के बल बैठकर सुल्तान के सामने सिर झुकाना और पाबोस यानी कि पेट के बल लेटकर सुल्तान के पैरों को चूमना प्रथाएं जो शुरू की थी, ये बलबन ने की थी। बलबन ने वित्त विभाग जिसे दीवान ए विराजत को सैन्य विभाग से अलग कर नए सैन्य विभाग दीवान ए आरिज की स्थापना की थी। ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अकबर ने पानीपत का द्वितीय युद्ध जो था वो किससे लड़ा था? विद बूम डिड अकबर फाइट द सेकंड बैटल ऑफ पानीपत? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पानीपत का जो दूसरा युद्ध हुआ था वे अकबर ने किससे लड़ा था? ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपको पता हो ये हेमू विक्रमादित्य के साथ अकबर ने पानीपत का जो दूसरा युद्ध था वे लड़ा था। तो पानीपत का जो दूसरा युद्ध था वे कब हुआ था? वे 1556 में हुआ था। ये आपने याद रखना है। 1556 ईस्वी में पानीपत का जो दूसरा युद्ध था वे हुआ था। सिंहासन पर बैठते ही अकबर ने बैरम खान की सहायता से 1556 में पानीपत के दूसरे युद्ध में हेमू विक्रमादित्य को पराजित किया था। ये भी आपने याद रखना है। और पानीपत की जो पहली लड़ाई थी, पानीपत का जो प्रथम युद्ध था वे कब लड़ा गया था? वे 1526 में पानीपत का पहला युद्ध लड़ा गया था। किसके बीच लड़ा गया था? ये बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच में लड़ा गया था। दूसरा युद्ध जो था वो अकबर और हेमू विक्रमादित्य के बीच लड़ा गया था। पानीपत का जो तीसरा युद्ध था वे मराठा और अफगाना अहमद शाह अब्दाली के बीच लड़ा गया था। ये भी आपने याद रखना है। और पानीपत जो है प्रेजेंट में किस स्टेट में है ये भी पता होना चाहिए आपको। ये प्रेजेंट में हरियाणा स्टेट में है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन जो है वो पूछे गए हैं। तो अकबर ने पानीपत का जो दूसरा युद्ध था वह किससे लड़ा था? वह हेमू विक्रमादित्य से लड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सिखों के अंतिम धर्म प्रचारक कौन थे? हु वाज द लास्ट अपोजल ऑफ सिख? तो सिखों के अंतिम धर्म प्रचारक जो थे वो कौन थे? क्वेश्चन नंबर 67 का जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी है, गुरु गोविंद सिंह जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ये सिखों के अंतिम गुरु थे। अब बात करते हैं सिख धर्म के बारे में। तो गुरु नानक देव को इन्होंने सिख धर्म की स्थापना की थी। ये आपने याद रखना है। गुरु नानक देव जी का जो जन्म था वे कहाँ हुआ था? वे तलवंडी साहिब नानकाना साहिब पाकिस्तान में हुआ था 1469 में। और सिखों के अंतिम गुरु जो थे वो गुरु गोविंद सिंह थे, 10वें गुरु थे। उनका जन्म स्थान जो था वो पटना साहिब में हुआ था। कब हुआ था? 1675 ईस्वी में हुआ था। ये भी आपने याद रखना है। अब इनके बारे में डिटेल में डिस्कस करते हैं। सिख धर्म में 10 गुरु हुए थे। अब इनके बारे में थोड़ा इनके जो प्रमुख कार्य थे उनके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सिख धर्म की जो स्थापना थी वो किसने की थी? वो गुरु नानक देव ने की थी। ये आपने याद रखना है। गुरु अंगद देव जो थे वो सिखों के दूसरे गुरु थे। इनके जो प्रमुख कार्य हैं, उन्होंने गुरुमुखी लिपि के जनक के रूप में उन्हें जाना जाता है गुरु अंगद देव को। प्रारंभिक नाम लहना, ये भी आपने याद रखना है। तीसरे गुरु जो थे वो अमरदास थे। गुरु अमरदास के जो प्रमुख कार्य थे वे धर्म प्रसार हेतु 22 गद्दियों की स्थापना की थी। हिंदुओं से अलग विवाह पद्धति लवण्य को प्रारंभ किया था। ये भी आपने याद रखना है। हिंदुओं से अलग विवाह पद्धति लवण्य को किसने प्रारंभ किया था? ये सिखों के तीसरे गुरु गुरु अमरदास ने किया था। बात करते हैं चौथे गुरु कौन थे सिखों के? चौथे गुरु जो थे वो गुरु रामदास थे। गुरु रामदास ने अमृतसर की स्थापना की थी। कब की थी? 1577 में की थी। ये भी आपने याद रखना है। सिखों के जो पांचवें गुरु थे उन्होंने श्री हरमिंदर साहिब और स्वर्ण मंदिर की नींव रखी थी। गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन किया था। ये आपने याद रखना है। जो अमृतसर शहर की जो स्थापना थी वे गुरु रामदास ने की थी। जबकि स्वर्ण मंदिर जो है, गोल्डन टेम्पल जो है अमृतसर में, हरमिंदर साहिब के नाम से भी जानते हैं उन्हें, तो उसकी जो स्थापना थी वो गुरु अर्जुन देव ने की थी, जो सिखों के पांचवें गुरु थे। उसके बाद बात करते हैं सिखों के जो छठे गुरु थे वे कौन थे? वे गुरु हरगोविंद थे। गुरु हरगोविंद के जो प्रमुख कार्य थे, उन्होंने अकाल तख्त की स्थापना की थी। सिखों को सैनिक जाति में बदला था। ये भी आपने याद रखना है। सिखों के जो सातवें गुरु जो थे वो सिखों के सातवें गुरु जो थे वो गुरु हर राय थे। गुरु हर राय के जो प्रमुख कार्य हैं, उन्होंने उत्तराधिकार युद्ध में भाग लिया था मुगलों के। ये भी आपने याद रखना है। सिखों के आठवें गुरु जो थे गुरु हरकृष्ण थे। गुरु हरकृष्ण के जो प्रमुख कार्य हैं वे
अल्पवयस्क अवस्था में ही चेचक के कारण मृत्यु हुई थी इनकी, ये भी आपने याद रखना है। और सिखों के जो 9वें गुरु थे, यहाँ से जो क्वेश्चन है वो एग्ज़ाम में कई बार पूछा गया है। तो गुरु तेग बहादुर जो थे वो सिखों के 9वें गुरु थे। इस्लाम कबूल ना करने के कारण औरंगजेब ने इनकी हत्या कर दी थी, ये भी आपने याद रखना है। एग्ज़ाम में पूछा पूछा जाता है कि सिखों के किस गुरु को इस्लाम कबूल न करने के कारण औरंगजेब ने उनकी हत्या कर दी थी, तो वो गुरु तेग बहादुर थे जो सिखों के 9वें गुरु थे। उसी तरह सिखों के जो अंतिम गुरु थे, 10वें गुरु जो थे वो गुरु गोविंद सिंह थे। गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की थी, पाहुल प्रणाली की शुरुआत की थी। सिखों के ये अंतिम गुरु थे, ये भी आपने याद रखना है। और लंगर की जो शुरुआत थी वे गुरु नानक देव जी ने की थी। गुरु गोविंद सिंह के बाद बंदा बहादुर जो था वो सिखों का नेता हुआ था, जिसकी 1715 ईस्वी में फर्रुखसियर ने हत्या करवा दी थी। बाद में सिखों का जो विभाजन था वे 12 मिसलों में हो गया था। तो ये आपने याद रखना है। सिखों में कुल कितने गुरु हुए थे? सिख धर्म में 10 गुरु हुए थे। संस्थापक कौन थे इनके? वो गुरु नानक देव जी थे, जिनका जन्म जो था वो तलवंडी साहिब नानकाना साहिब पाकिस्तान में हुआ था, 1469 में हुआ था, ये भी आपने याद रखना है। और एक बात आपने एक क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछा गया था कि सिख पंथ में कौन सा दिन जो है वो बंदी छोड़ दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो वो दीपावली जो है वो मनाया जाता है, ये आपने याद रखना है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एग्ज़ाम में, यहाँ से क्वेश्चन जो है वो कई बार पूछा गया है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया कि शिवाजी की जो राजधानी थी वे कौन थी? तो ये शिवाजी कैपिटल वाज। तो शिवाजी की जो राजधानी थी, क्वेश्चन नंबर 68 का जो राइट आंसर है वे आपका ऑप्शन नंबर बी है, रायगढ़ जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। बात करते हैं शिवाजी के बारे में, थोड़ा डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। शिवाजी का जो जन्म था वह 1627 ईस्वी को पूना के निकट शिवनेर के दुर्ग में हुआ था। उनके पिताजी का नाम शाहजी भोंसले था और माता का नाम जीजाबाई था, ये आपने याद रखना है। शिवाजी के व्यक्तित्व पर वो सबसे अधिक प्रभाव जो था वो उनकी माता जीजाबाई और उनके संरक्षक दादा कोंडदेव का पड़ा था। शिवाजी के जो आध्यात्मिक गुरु थे वे गुरु समर्थ रामदास थे, ये भी आपने याद रखना है। शिवाजी ने 1656 में रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाया था, ये भी आपने याद रखना है। रायगढ़ को अपनी राजधानी कब बनाया था उसने, शिवाजी ने? तो 1656 में, 1656 ये आपने याद रखना है। 1656 में शिवाजी ने रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाया था। बीजापुर के सुल्तान अली आदिल शाह ने 1659 में अफजल खान को शिवाजी को नियंत्रित करने भेजा था, परंतु शिवाजी ने उसे मार दिया। इसी तरह दक्कन के मुगल सूबेदार शाइस्ता खान को भी शिवाजी ने भगा दिया था। औरंगजेब ने 1665 ईस्वी में राजा जय सिंह को शिवाजी से लड़ने के लिए भेजा था। राजा जय सिंह ने शिवाजी को पुरंदर की संधि करने पर विवश कर दिया था, ये भी आपने याद रखना है। शिवाजी को किसने पुरंदर की संधि करने पर विवश कर दिया था? वे राजा जय सिंह ने कर दिया था। उसी तरह शिवाजी को 1666 में उनके पुत्र शुंबा जी के साथ आगरा में नज़रबंद भी किया गया, परंतु वे वहाँ से भाग निकले थे। 1674 ईस्वी में शिवाजी ने रायगढ़ के दुर्ग में महाराष्ट्र के स्वतंत्र शासक के रूप में अपना राज्याभिषेक कराया था और छत्रपति की उपाधि जो थी वो ग्रहण की थी। शिवाजी की मृत्यु जो थी वो 1680 में हो गई थी। शिवाजी के प्रशासन की जो मुख्य विशेषता थी वे अष्टप्रधान थी, यानी कि उसके 8 प्रमुख मंत्री थे। तो यहाँ से जो क्वेश्चन है वो एग्ज़ाम में पूछा गया है कि अष्टप्रधान अगर आपसे पूछा जाता है तो अष्ट प्रधान जो था वो किसके प्रशासन की प्रमुख विशेषता थी? वे शिवाजी के प्रशासन की प्रमुख विशेषता थी। अष्टप्रधान यानी कि उनकी 8 प्रमुख मंत्री थे, ये भी आपने याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 69 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 69 में बोला गया कि भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया? तो भारत का जो पहला गवर्नर जनरल था वे कौन था? क्वेश्चन नंबर 69 का जो राइट आंसर है वह आपका ऑप्शन नंबर बी है, लॉर्ड विलियम बेंटिक जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन जो है वो कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अगले प्रश्न में चलते हैं। रामकृष्ण मिशन की जो स्थापना थी वह कब हुई थी? व्हेन वाज द रामकृष्ण मिशन एस्टेब्लिश? तो रामकृष्ण मिशन की जो स्थापना थी वे किस
वर्ष हुई थी, तो ये 1897 में हुई थी, 1897 में हुई थी। ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। इसके बारे में थोड़ा डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं रामकृष्ण मिशन के बारे में। तो इस मिशन की जो स्थापना थी वो 1897 में स्वामी विवेकानंद द्वारा कलकत्ता में की गई थी, ये आपने याद रखना है। रामकृष्ण आंदोलन के जो मुख्य प्रेरक थे वे रामकृष्ण परमहंस थे। रामकृष्ण की शिक्षाओं के प्रचार प्रचार का जो श्रेय है वो उनके योग्य शिष्य स्वामी विवेकानंद, जिनका मूल नाम जो था वो नरेंद्र नाथ दत्त को जाता है। 1993 में स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में हुई धर्म संसद में भाग लेकर पाश्चात्य जगत को भारतीय संस्कृति व दर्शन से अवगत कराया था। तो रामकृष्ण मिशन की जो स्थापना थी वे कब हुई थी? वे 1897 में हुई थी। इसकी स्थापना जो थी वो स्वामी विवेकानंद द्वारा की गई थी। कब की गई थी? 1897 में की गई थी। कहाँ पे की गई थी? कलकत्ता में की गई थी। रामकृष्ण आंदोलन के जो मुख्य प्रेरक थे वे रामकृष्ण परमहंस थे। रामकृष्ण की शिक्षाओं के प्रचार प्रचार का जो श्रेय है वे उनके योग्य शिष्य स्वामी विवेकानंद को जाता है, जिनका मूल नाम जो था वो नरेंद्र नाथ दत्त था। और 1893 ईस्वी में उन्होंने स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में हुई धर्म संसद में भाग लेकर पाश्चात्य जगत को भारतीय संस्कृति व दर्शन से अवगत कराया था। ये भी आपने याद रखना है। अगले प्रश्न चलते हैं। आर्य समाज आंदोलन का जो प्रारंभ था वे किसने किया था? द आर्य समाज मूवमेंट वाज स्टार्टेड बाय। तो आर्य समाज आंदोलन का जो प्रारंभ था वे किसने किया था? क्वेश्चन नंबर 71 का जो राइट आंसर है वे आपका ऑप्शन नंबर ए है, स्वामी दयानंद सरस्वती जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अब आर्य समाज के बारे में थोड़ा डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। तो आर्य समाज की जो स्थापना थी वे स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा 1875 ईस्वी में बम्बई में की गई थी। पहले तो आपने ये नोट करना है इसकी स्थापना जो थी वो कब हुई थी? 1875 में हुई थी। कहाँ पे हुई थी? बम्बई में हुई थी। और स्वामी दयानंद सरस्वती ने वेदों की ओर लौटों का जो नारा था वो भी दिया था। और इनके विचारों का जो संकलन है वे इनकी कृति सत्यार्थ प्रकाश पे मिलता है, जिसकी रचना इन्होंने जो था वो हिंदी में की थी। तो ये भी आपने याद रखना है। स्वामी दयानंद सरस्वती का जो बचपन में उन्हें मूल शंकर के नाम से जाना जाता था। उनके गुरु जो थे वो स्वामी बिरजानंद थे। ये भी आपने याद रखना है। तो आर्य समाज की जो स्थापना थी वे किसने की थी? वे स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी, 1875 में की थी। वेदों की ओर लौटों का नारा भी दिया था इन्होंने। और इनके विचारों का जो संकलन है वे इनकी कृति सत्यार्थ प्रकाश में मिलता है, जिसकी रचना इन्होंने हिंदी में की थी। और इनके बचपन का जो नाम था वे मूल शंकर था। इनके गुरु जो थे वो स्वामी विरजानंद थे। तो इसके बाद बात करते हैं हम, एक क्वेश्चन पूछा जाता है ब्रह्म समाज से। तो ब्रह्म समाज की जो स्थापना थी वे राजा राम मोहन राय द्वारा 20 अगस्त 1828 ईस्वी को कलकत्ता में की गई थी। ये आपने नोट कर लेना है। ब्रह्म समाज की स्थापना जो थी वो राजा राम मोहन राय द्वारा 20 अगस्त 1828 ईस्वी को कलकत्ता में की गई थी। 20 अगस्त 1828 को कलकत्ता में की गई थी राजा राम मोहन राय द्वारा। राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का मसीहा माना जाता है। ये भी आपने याद रखना है। इन्होंने संवाद कौमुदी का भी संपादन किया था, जिसके माध्यम से सती प्रथा का विरोध किया। इन्होंने विरोध किया था, ये आपने याद रखना है। इन्होंने संवाद कौमुदी का संपादन किया था, जिसके माध्यम से उन्होंने सती प्रथा का विरोध किया था। राजा राम मोहन राय ने 1814 ईस्वी में आत्मीय सभा की स्थापना की थी। तो ये क्वेश्चन जो है पूछा जाता है कि आत्मीय सभा की जो स्थापना थी वे किसने की थी? वो राजा राम मोहन राय ने की थी 1814 में। 1817 में हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी इन्होंने। ये भी आपने याद रखना है। राजा राम मोहन राय ने 1820 में प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस की रचना की थी। ये अभी आपने नोट कर लेना है। तो प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस की जो रचना थी वे किसने की थी? वे राजा राम मोहन राय ने की थी। कब की थी? 1820 में की थी। ये भी आपने याद रखना है। और राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा के विरुद्ध आंदोलन चलाया था और पाश्चात्य शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 1825 में उन्होंने वेदांत कॉलेज की स्थापना की थी। ये भी आपने याद रखना है। और इनको अकबर द्वितीय ने 1830 में राजा की पदवी दी थी और इंग्लैंड भेजा था। ये भी आपने याद रखना है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आज हमने हिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए, थोड़े डिटेल में डिस्कस किए, जो मेनली आपको आगामी HP JBT कमीशन, SI कंडक्टर, JOIT पोस्ट को 965, पंचायत एडिटर, पटवारी और वेरियस एग्ज़ाम जो
आने वाले समय में कंडक्ट किए जाने हैं। उन सभी एग्ज़ाम में ये क्वेश्चंस होंगे वो आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगी। तो फ्रेंड्स आपने करना क्या है, इन क्वेश्चंस के शॉर्ट फॉर्म में नोट्स ज़रूर बना लेने हैं, क्योंकि रिवीजन के टाइम ये क्वेश्चंस आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो फ्रेंड्स आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो। इंस्टाग्राम आईडी का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर कर दें। तो थैंक यू फ्रेंड्स।